क्वेश्चन में दिया है कि एक ड्राइवर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। फिर उसने रास्ते में एक बच्चे को देखा और ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को रुकने में 4 सेकेंड लगे। क्वेश्चन में गाड़ी का मास 400 kg दिया है और ड्राइवर का मास 65 kg और पूछा है कि गाड़ी पर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। इनिशियल स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, जिसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई तो फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी को रुकने में 4 सेकेंड लगे, मतलब टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। ड्राइवर का और गाड़ी का टोटल मास होगा 400 प्लस 65, टोटल 465 kg। इजी क्वेश्चन है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। पहले v इक्वल टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। उसके बाद f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल के रिटार्डिंग फोर्स मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब स्पीड कम करने के लिए लगाया गया फोर्स। फटाफट दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी के प्लेस पे 0 इक्वल्स टू 10 प्लस a इंटू 4। u को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, 0 माइनस 10 इक्वल टू a इंटू 4। 4 को नीचे ले लो, a इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, मतलब स्पीड कम हो रही है। अब स्पीड को कम करने के लिए ड्राइवर ने जो फोर्स लगाया, दैट इज रिटार्डिंग फोर्स, उसका फॉर्मूला F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ड्राइवर और गाड़ी का टोटल मास 465 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 2.5। देयरफॉर रिटार्डिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस 1162.5 न्यूटन। एक टेबल पर 1 kg के 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, A और B। ब्लॉक A के एक एंड पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसका फोर्स कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर। फिर ब्लॉक B 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ब्लॉक A के साथ कोलाइड होता है। इस कोलिजन से A से अटैच्ड स्प्रिंग कंप्रेस होगी। क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यू टू कोलिजन स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी दोनों ब्लॉक ऐसे कोलाइड होंगे कि उनके बीच जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो, तो आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में भी यही होगा। B जब A से कोलाइड हुआ और उनके बीच में जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो A और B की स्पीड सेम हो जाएगी। लेट्स से बिफोर कोलिजन their individual speed be VA and VB and after collision their common speed will be V। और स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो होगा XM। सो हमें XM फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आफ्टर कोलिजन उनकी जो कॉमन स्पीड है वो मिल जाएगी। सेकेंड, वी विल यूज दिस कॉमन स्पीड टू फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। सिंपल लॉ है, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेम रहता है। सो बिफोर कोलिजन ए का मोमेंटम MAVA प्लस B का मोमेंटम MBVB इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम दैट इज MA प्लस MB टाइम्स V। आफ्टर कोलिजन MA प्लस MB इसलिए लिखा क्योंकि दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं विथ कॉमन स्पीड। अब दोनों ब्लॉक का मास सेम है 1 kg। ब्लॉक A की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और ब्लॉक A इनिशियली रेस्ट पर है, इसलिए उसकी स्पीड 0। 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 टाइम्स V। देयरफॉर 2 इक्वल्स टू 2V। हेंस V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यह हमें मिल गई कॉमन स्पीड, मतलब कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक एक साथ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। अब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग ड्यूरिंग कंप्रेशन। समझने वाली भाषा में अगर बोला जाए तो कोलिजन की वजह से
स्प्रिंग के कंप्रेस होने के लिए जो वर्क होगा, सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी उतना कम हो जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगा हाफ ma/va² प्लस हाफ mb/vb² माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ ma प्लस mb/v² इक्वल्स टू हाफ kxm²। half kxm² is work done by spring during maximum compression. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हाफ इंटू 1 इंटू 0² प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2² माइनस हाफ 1 प्लस 1 इंटू 1² इक्वल्स टू हाफ kxm²। ये 0 हो गया। सो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू हाफ kxm²। Therefore, xm² equals to 2 upon k. K की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 200 न्यूटन पर मीटर। Therefore, xm² equals to 2 upon 200 which is equal to 1 upon 100. Taking square root on both the sides, xm equals to 1 upon 10 which is equal to 0.1 मीटर। Therefore, collision की वजह से स्प्रिंग 0.1 मीटर कंप्रेस होगी। That's our answer. स्ट्रिंग के हेल्प से 5 kg के एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। ब्लॉक में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और वो 2.5 मीटर ऊपर गया। क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक पे ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है। वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, स्ट्रिंग का टेंशन ब्लॉक पे कितना काम कर रहा है। और नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक, मतलब दोनों वर्क को मिला के कितना होगा। सी द डायग्राम। ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स, ब्लॉक का वेट 5 इंटू 9.8 न्यूटन दैट इज 49 न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स स्ट्रिंग का टेंशन T। ब्लॉक का वेट ब्लॉक को नीचे खींच रहा है और स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है। इन दोनों फोर्स में से स्ट्रिंग का फोर्स ज्यादा है, इसलिए ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है। सो नेट फोर्स कितना होगा, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। अपवर्ड फोर्स स्ट्रिंग का टेंशन है माइनस डाउनवर्ड फोर्स ब्लॉक का वेट विच इज इक्वल टू नेट फोर्स m इंटू a। देयरफॉर ts माइनस 49 न्यूटन इक्वल्स टू 5 इंटू 2। क्वेश्चन में नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। सो ts इज इक्वल टू 10 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 59 न्यूटन, मतलब स्ट्रिंग 59 न्यूटन के फोर्स से ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रही है। अब इस फोर्स से स्ट्रिंग कितना वर्क कर रही है ब्लॉक पे, ये निकल जाएगा। वर्क का बेसिक फॉर्मूला, वर्क डन बाय स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट equals to 59 into 2.5 equals to 147.5 joule. Same way we can find work done by gravity on block. यहां भी वर्क का वही फॉर्मूला यूज होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी दैट इज ब्लॉक्स वेट इनटू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इसलिए है क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रही है। 49 इंटू माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू माइनस 122.5 जूल। अब ब्लॉक पे टोटल कितना वर्क हो रहा है वो देखते हैं। नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू 147.5 जूल प्लस नेगेटिव 122.5 जूल इक्वल्स टू 25 जूल। Hence, net work done on the block will be 25 joule. एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। सर्कमफरेंस का फर्स्ट 1/3 कंप्लीट करने में उसे 2 सेकेंड लगे और अगले 1/3 को कंप्लीट करने में 1 सेकेंड और लगा। हमें पार्टिकल की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। पहले टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं।
लेट फर्स्ट 2 सेकेंड्स में पार्टिकल ने लेंथ s1 कवर किया विच इज 1/3 ऑफ सर्कमफरेंस 2 पाई r मेकिंग एन एंगल θ1. सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकेंड में लेंथ s2 कवर किया विच इज अगेन 1/3 ऑफ सर्कमफरेंस 2 पाई r मेकिंग एन एंगल θ2. θ1 और θ2 क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू arc length of circle upon radius. Using same formula, we get θ1 equals to s1 upon r. s1 circumference का 1/3 है. r cancel. Therefore, angular displacement θ1 equals to 2 pi by 3 radian. Similarly, angular displacement θ2 equals to 2 pi by 3 radian. So, total angular displacement theta equals to 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 equals to 4 pi by 3 रेडियन. ये 4 pi by 3 डिस्प्लेसमेंट होने में टोटल 3 सेकेंड्स लग रहा है. t1 plus t2 equals to 3 seconds. Therefore, angular velocity equals to total angular displacement upon total time. 4 pi by 3 upon 3 seconds equals to 4 pi by 9 रेडियन पर सेकेंड. दैट्स आवर आंसर. वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़का दो वॉल ए और बी के बीच में खड़ा है. वॉल ए से उसकी दूरी 4 मीटर है और वॉल बी से 6 मीटर. लड़के ने 15 डिग्री एंगल पर वॉल बी पर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल फेंका. बॉल फेंकने के बाद वॉल के साथ जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सभी इलास्टिक हैं. क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट में बॉल जमीन पे कहां गिरेगा. मान लो कि लड़का जहां खड़ा है वो पॉइंट है सी. सबसे पहले हमें ये पता करना है कि लड़के ने जब बॉल फेंकी तो बॉल का रेंज कितना होगा. इसके लिए हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है. r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. क्वेश्चन में u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया है 15 डिग्री. सो साइन 2 थीटा हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड. 20 का स्क्वायर 400 और साइन 30 होगा हाफ और नीचे 10. 0 0 कैंसिल. 40 डिवाइड बाय 2 20. तो हमें रेंज मिल गया 20 मीटर. मतलब लड़के ने जब बॉल 15 डिग्री पर फेंका तो सामने अगर वॉल नहीं होती तो वॉल कितना दूर जाता? 20 मीटर. लेकिन वॉल होने की वजह से बॉल रीबाउंड होकर वापस सेम साइड वॉल ए की तरफ आएगी. यहां क्वेश्चन में दिया है कि वॉल से जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सभी क्या है? इलास्टिक. जिसकी वजह से बॉल जिस स्पीड से और जिस एंगल के साथ सामने सीधा जाता उसी स्पीड और एंगल के साथ बॉल रीबाउंड होगी लाइक रिफ्लेक्शन. जिससे बॉल फेंकने के बाद अभी भी वो 20 मीटर ही ट्रैवल करेगी. 6 मीटर वो जहां खड़ा है पॉइंट सी से वॉल तक, उसके बाद रीबाउंड होकर 14 मीटर वॉल ए की तरफ. लेकिन बॉल ए की तरफ 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद बॉल वापस रीबाउंड होगी और यहां भी इलास्टिक कोलिजन होगा और बॉल की स्पीड और एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, जिससे बॉल अपने रेंज का बचा हुआ 4 मीटर ट्रैवल करके वापस वहीं गिरेगा जहां लड़का खड़ा था पॉइंट सी पर. एक बार जल्दी से वापस समझते हैं. लड़के ने जब बॉल फेंकी तो हमने रेंज के फॉर्मूला से ये पता किया कि बॉल कितनी दूर जाएगी? 20 मीटर. लेकिन 6 मीटर ट्रैवल करने के बाद ही बीच में वॉल बी आ गया, इसलिए बचा हुआ 14 मीटर बॉल वापस सेम डायरेक्शन में रीबाउंड हुआ और इस तरफ भी बॉल 10 मीटर के बाद फिर से कोलाइड होकर बॉल बी की तरफ 4 मीटर की दूरी पर वापस गिरा. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉल ने? 20 मीटर. क्वेश्चन में जो पूछा था कि बॉल दोनों वॉल्स के कोलिजन्स के बाद फाइनली कहां लैंड करेगी, तो हमारा आंसर है बॉल सेम जगह पर वापस आ जाएगी एट पॉइंट सी. अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम मतलब
एक मोटर बोट नदी की दिशा में बह रही है। ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, और बहते हुए रास्ते में उसे पॉइंट ए पर एक राफ्ट मिलता है। t इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक, और आगे बहते हुए 60 मिनट के बाद वो यू टर्न लेता है। एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस l इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, और यू टर्न लेने के बाद पॉइंट ए से 6 किलोमीटर की दूरी पर उसे वो राफ्ट दोबारा मिलता है। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। तो ये बताओ कि नदी के फ्लो की वेलोसिटी क्या है, और आपको ये मानकर चलना है कि मोटर बोट का इंजन कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, मतलब उसका पावर ना कम हो रहा है ना ज्यादा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो कि रिवर u वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। अब इस रिवर में एक मोटर बोट भी चल रही है, और ये मोटर बोट जब एक पॉइंट ए पर पहुंचता है तो उसे एक राफ्ट दिखती है। यहां राफ्ट का मतलब है लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म जिसमें कोई इंजन नहीं लगा है, वो बस नदी की फ्लो के साथ बह रही है। तो यहां राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी? वही जो हमारे रिवर की है, मतलब u। अब चलिए ये मान लेते हैं कि मोटर बोट की खुद की वेलोसिटी v है, और क्योंकि ये उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस दिशा में नदी बह रही है, तो मोटर बोट की टोटल स्पीड क्या होगी? u प्लस v, मतलब रिवर की स्पीड प्लस मोटर बोट की स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये रिवर बोट नदी में आगे बढ़ते हुए 60 मिनट के बाद यू टर्न लेती है। तो यहां मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू कैपिटल T विच इज इक्वल टू 60 मिनट, और शुरुआत में जब मोटर बोट और राफ्ट साथ में थे पॉइंट ए पर, उस समय टाइम था t इक्वल टू 0। अब यू टर्न लेने के बाद इस पॉइंट पर उसे वही राफ्ट वापस मिलती है जो आते वक्त उसे पॉइंट ए पर दिखी थी। ये नया पॉइंट जहां ये दोनों वापस मिल रहे हैं, ये शुरुआती पॉइंट ए से 6 किलोमीटर दूर है। यहां आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि जब मोटर बोट ने यू टर्न लिया तो अब वो रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसलिए उसकी न्यू नेट वेलोसिटी होगी u माइनस v। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड थोड़ा बड़ा है और सेकेंड मेथड कंपैरेटिवली छोटा। चलिए पहले मेथड 1 देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए पर टाइम 0 था, उसके बाद यू टर्न लेने के बाद टाइम कैपिटल T हो गया, और यू टर्न लेने के बाद T डैश टाइम के बाद मोटर बोट को राफ्ट वापस दिखा, मतलब पॉइंट ए से आगे बढ़ने के बाद टोटल टाइम हो गया कैपिटल T प्लस T डैश। चलिए अब इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए जब बोट ने जहां यू टर्न लिया वो पॉइंट है B, तो A से B तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल स्पीड u प्लस v इंटू टाइम कैपिटल T। और अब इसमें से BC डिस्टेंस माइनस करते हैं, v माइनस u टाइम्स T डैश। यहां C वो पॉइंट है जहां बोट रिवर से मिला। तो अब अगर AB में से BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा AC। यहां पर राफ्ट को AC डिस्टेंस ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम में बोट A से C तक पहुंचा, मतलब राफ्ट की वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम T प्लस T डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, जिसका मतलब है AB माइनस BC इक्वल टू AC। क्वेश्चन में AC 6 किलोमीटर दिया है, जिसे L मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या हो गया? राफ्ट स्पीड u इंटू टोटल टाइम T प्लस T डैश इक्वल टू L विच इज डिस्टेंस AC। चलिए अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी टर्म कैंसिल हो रहा है वो कट कर देते हैं। लेफ्ट और राइट टर्म ut कैंसिल हो गया। एक गड़बड़ है, यहां ut डैश प्लस होगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो ut डैश और ut डैश भी कैंसिल। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा? vt इक्वल टू vt डैश, इसलिए t इक्वल टू t डैश। मतलब जितने टाइम में बोट A से B तक गया, उतने ही टाइम में यू टर्न लेने के बाद B से C तक आया।
तो ए से सी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा? t प्लस टी डैश विच इज इक्वल टू 2r। और इतना ही टाइम राफ्ट को भी लगता है सी तक पहुंचने में। तो हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा u इंटू 2r विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो u क्या हो गया? u इक्वल टू 3 किलोमीटर। और यहां u क्या था? रिवर और राफ्ट की स्पीड। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था, रिवर फ्लो की स्पीड, करेक्ट? मेथड 1 में हमने ये दो इक्वेशन बनाया और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। चलिए अब सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, जो कि थोड़ा छोटा है। इस मेथड में हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमारे क्वेश्चन में बोट और राफ्ट के पास जो कॉमन स्पीड है वो है रिवर के फ्लो की स्पीड, करेक्ट? क्योंकि दोनों सेम रिवर में फ्लो हो रहे हैं तो दोनों के पास u स्पीड है। तो बोट और राफ्ट के लिए रिवर की स्पीड सेम है, इसलिए हम रिवर की स्पीड को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अब इस क्वेश्चन में रिवर फ्लो नहीं हो रहा है जो स्विमिंग पूल में होता है, जहां वाटर फ्लो की स्पीड 0 होती है। तो अब क्वेश्चन को बिना रिवर स्पीड के देखते हैं। जब बोट पॉइंट ए से बी तक जाएगा और वापस पॉइंट सी तक आएगा तो इस बार उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। पहले भी वो v स्पीड से b तक जाएगा और वापस v वेलोसिटी से c तक आएगा। मतलब जब जाने में 1 आवर लगता है तो वापस c तक आने में भी उसको 1 आवर ही लगेगा, टोटल 2 आवर। ये 2 घंटे में राफ्ट पॉइंट ए पर ही रहेगा क्योंकि रिवर की स्पीड हमने इग्नोर कर दी थी, इसलिए राफ्ट भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब वापस ओरिजिनल डायग्राम को देखते हैं। जब राफ्ट पॉइंट ए से सी तक रिवर की स्पीड u के साथ 6 किलोमीटर आगे बढ़ा, यहां टाइम इनिशियली 0 था और सी तक आने में कितना टाइम लगा? 2 आवर। तो रिवर स्पीड u या फिर राफ्ट स्पीड कैसे मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड मेथड छोटा है लेकिन इसके लिए आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि 100 न्यूटन के एक वेट को स्टील और कॉपर के वायर से लटकाया गया है। स्टील का वायर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और कॉपर का वायर 30 डिग्री। स्टील के वायर की लेंथ 1 मीटर है और कॉपर के वायर की √3 मीटर। वेट की वजह से वायर की लेंथ इंक्रीज होगी। क्वेश्चन में कॉपर के वायर में जो लेंथ इंक्रीज होगा और स्टील के लेंथ में जो इंक्रीज होगा उसका रेशियो पूछा है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर अपॉन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायग्राम देखो, दोनों वायर में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसे रिजॉल्व करो। स्टील के वायर में ts cos 60 हॉरिजॉन्टल और ts sin 60 वर्टिकली अपवर्ड। सेम वे tc cos 30 हॉरिजॉन्टल और tc sin 30 वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ts cos 60 और tc cos 30 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, सो दे विल बैलेंस ईच अदर। तो हो जाएगा ts cos 60 इक्वल टू tc cos 30। tc अपॉन ts होगा cos 60 अपॉन cos 30। तो cos 60 होगा 1/2 और cos 30 √3/2। ये फॉर्मूला हो गया। सो रेशियो ऑफ TC एंड TS विल बी 1/√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यंग्स मॉड्यूलस और इंक्रीज इन लेंथ का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू FL अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ फिर क्या हो जाएगा? FL अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस। स्टील और कॉपर के वायर के लिए सेम फॉर्मूला, डेल्टा LC और डेल्टा LS ये होगा, करेक्ट? नाउ डिवाइड डेल्टा LC एंड डेल्टा LS। दोनों वायर का एरिया सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी TC अपॉन TS की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां डाल दो
यंग्स मॉड्यूलस और ओरिजिनल लेंथ भी दोनों वायर का दिया है, सब्स्टिट्यूट हियर, क्या होगा, √3 और √3 कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS इक्वल टू 2/1। एक लड़का है जिसे हम बॉय 1 मान लेते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चला रहा है। बाद में एक दूसरा लड़का है जिसे हम बॉय 2 बोलेंगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन में साइकिल चला रहा है। हमें बॉय 2 की वो स्पीड निकालनी है जिस स्पीड से साइकिलिंग करने पर बॉय 2 को बॉय 1 रिलेटिवली ईस्ट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेक्टर मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले बॉय 1 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां इसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ ईस्ट डायरेक्शन। अब सेम ग्राफ में बॉय 2 नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है v2 वेलोसिटी से। बॉय 2 को नॉर्थ में जाते वक्त बॉय 1 ईस्ट में जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक्चुअली बॉय 1 ईस्ट में नहीं जा रहा है, बस v2 के रिस्पेक्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहां हम बॉय 1 की रिलेटिव स्पीड को v12 बोलेंगे। v12 मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, वेयर v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। वेक्टर डायग्राम में इसे कुछ इस तरह से दिखाएंगे। सी द डायग्राम। यहां v2 नेगेटिव है, इसलिए मैंने डाउनवर्ड ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में sin 30 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 अपॉन v1। ये फॉर्मूला से हमें v2 मिल जाएगा जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है। v2 इक्वल टू v1 टाइम्स sin 30। v1 दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और sin 30 होगा हाफ, तो v2 हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सी, हमने इस डायग्राम से ये क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इसमें v1 और v2 वेक्टर को रिलेटिव स्पीड वेक्टर v12 से कनेक्ट किया है हमने, और क्वेश्चन में भी ये सेम कंडीशन के साथ आंसर निकालने के लिए बोला है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। फिगर में दिया है कि दो पैरेलल और इंक्लाइंड प्लैंक ए और बी अल्फा एंगल पर अपने हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। प्लैंक मतलब लकड़ी के दो टुकड़े। ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा। फिर एक पॉइंट एम से जो कि दोनों प्लैंक के बीच में है, वहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने ए की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट किया कि वो ऑब्जेक्ट ए से टकराकर बी पर 90 डिग्री एंगल पर जाकर गिरी। क्वेश्चन में पूछा है कि पॉइंट एम से प्रोजेक्ट करते समय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट एम पर दो परपेंडिकुलर रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम हाइट h है, और क्योंकि ए और बी पॉइंट एम पर एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसलिए h डिस्टेंस नीचे की तरफ भी होगा। हाइट h के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। इसे इक्वेशन 1 मान लो। डायग्राम में x एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो है ax इक्वल टू माइनस g साइन अल्फा, और y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो है ay इक्वल टू माइनस g cos अल्फा। जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया एट पॉइंट m, तो उसकी इनिशियल स्पीड होगी u cos थीटा अलोंग x एक्सिस, और जब वो प्लैंक b पर 90 डिग्री पर गिरा एट पॉइंट n, तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। मान लो m से n तक जाने में t टाइम लगा, तो यहां x डायरेक्शन के लिए बेसिक फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at यूज करेंगे। v के प्लेस पे 0 आएगा क्योंकि फाइनल स्पीड गिरने के बाद 0 हो गया। u के प्लेस पे इनिशियल स्पीड u cos थीटा और a के प्लेस पे माइनस g साइन अल्फा। तो फाइनल इक्वेशन हो गया u cos थीटा माइनस g साइन अल्फा टाइम्स t इक्वल्स टू 0। माइनस g साइन अल्फा टाइम्स t को राइट साइड ले लो एंड g साइन अल्फा को डिनोमिनेटर में, तो t की वैल्यू हो गई u cos थीटा अपॉन g साइन अल्फा। इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब अलोंग y एक्सिस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
यहां s होगा नेगेटिव h, क्योंकि along y axis we are considering downside distance from x axis. u होगा u sin थीटा और a होगा माइनस g cos अल्फा. तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? माइनस h इक्वल टू u sin थीटा टाइम्स t माइनस हाफ टाइम्स g cos अल्फा इंटू t स्क्वायर. यहां ऊपर हमें इक्वेशन 1 में जो हाइट h लिखा था वो यहां सब्स्टिट्यूट करो और t के प्लेस पे इक्वेशन 2. तो इक्वेशन हो जाएगा ये. लेफ्ट साइड सेम रखो, राइट साइड u sin थीटा से मल्टीप्लाई करो एंड टेकिंग स्क्वायर वी गेट दिस. लेफ्ट साइड और राइट u स्क्वायर कैंसल एंड ये g और g कैंसल. देन लेफ्ट और राइट के ये g भी कैंसल. 2 cos अल्फा को राइट साइड लेके जाओ और ये 2 कैंसिल. अब लेफ्ट और राइट साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, वी विल गेट दिस. अब नेगेटिव tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. इसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे. कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0. We can say that here x means tan theta, a equal to 1, b equal to cot alpha and c equal to negative cot square alpha. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग tan थीटा हो जाएगा ये. हमारे क्वेश्चन में प्रोजेक्शन एंगल थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए प्लस माइनस की जगह हम सिर्फ प्लस कंसीडर करेंगे और 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 8 cot स्क्वायर अल्फा. 2 cot अल्फा बाहर ले लो, ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा. रीअरेंज करके हमें ये मिलेगा. टेक cot अल्फा कॉमन, ये हमें मिल गया tan थीटा. तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा टाइम्स √2 माइनस 1. बट हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. डायग्राम में देखो, पूरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा प्लस अल्फा. तो फाइनल आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा टाइम्स √2 माइनस 1 प्लस अल्फा. सिक्सटी डिग्री पर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर एक रिंग और एक डिस्क रेस्ट पोजीशन पर रखा हुआ है. दोनों रोल होकर नीचे गिरने लगते हैं और दोनों के ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम डिफरेंस है वो है 2 माइनस √3 अपॉन √10 सेकेंड्स. क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्लाइंड प्लेन की हाइट क्या होगी. सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोथ शेप्स इज L. तो L और प्लेन की हाइट h में क्या रिलेशन होगा? sin 60 इक्वल टू h अपॉन L. देयरफॉर L इक्वल्स टू h अपॉन √3/2. sin 60 की वैल्यू डाल दी. सो L इक्वल्स टू 2h अपॉन √3. नाउ वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग मोशन. आप सभी को यह पता होना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है a इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सेम फॉर्मूला अब रिंग और डिस्क के लिए यूज करेंगे. एक्सेलरेशन फॉर रिंग विल बी g साइन 60 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. रिंग के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, राइट, और साइन 60 √3/2. सो एक्सेलरेशन फॉर रिंग क्या हो जाएगा? g √3 अपॉन 4. सिमिलरली फॉर डिस्क, AD इक्वल टू g √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ, बिकॉज k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर फॉर डिस्क विल बी 1/2. Solve the equation and we get acceleration for disk equals to g upon √3. अब बेसिक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे
s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों शेप्स इनिशियली रेस्ट पर हैं, इसलिए u क्या होगा 0। देयरफॉर फॉर रिंग एंड डिस्क l इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों साथ में नीचे आ रहे हैं तो दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया l वो सेम होगा, इसलिए हम लोग l r l d ऐसे दो नहीं लिख रहे हैं, l लिख रहे हैं दोनों के लिए। ये दोनों इक्वेशन से t मिल जाएगा। रिंग और डिस्क को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज t। ये क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के नीचे आने के टाइम का डिफरेंस दिया है डेटा। रिंग को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टी आर इक्वल्स टू रूट ऑफ 2l अपॉन ए आर। ए आर फॉर एक्सेलरेशन फॉर रिंग। इक्वेशन 1 से l की वैल्यू है हमारे पास और इक्वेशन 2 से ए आर की। देयरफॉर टी आर इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू 2h अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय g रूट 3 अपॉन 4। Solve this equation, we get TR equals to 4 times root of h upon 3g. Similarly, डिस्क को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, TD equals to root of 2l upon AD. L की वैल्यू इसमें भी डाल दो और इक्वेशन 3 से AD की। Therefore, TD equals to root of 2 into 2h upon root 3 divided by g upon root 3. Solving this equation we get TD equals to 2 times root of h upon g. TR और TD को देख के ही पता चल रहा है कि TR एंड TD से ज्यादा है। Therefore TR minus TD equals to 2 minus root 3 upon root 10। क्वेश्चन में डिफरेंस ऑलरेडी दिया था। TR और TD की वैल्यू सेम डाल दो, इसमें भी 4 इंटू रूट एच अपॉन 3g माइनस 2 इंटू एच अपॉन जी इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 10। अब रूट 2 ऑफ h बाय g कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 10। g की वैल्यू 10 होगी, बाकी सब सेम। 2 माइनस रूट 3 दोनों साइड कैंसिल और रूट 10 कैंसिल। So we get 2 root h upon root 3 equals to 1. Therefore, root h equals to root 3 upon 2. हमें h चाहिए, taking square on both sides, h equals to 3 upon 4, which is equal to 0.75 meter. That's our answer.